गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आनंद सिंह अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर कॉमन एरर्स की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम फिर कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कॉमन एरर स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कॉमन एरर्स होता है वो किससे बनता है, वो किस टॉपिक से होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में जो कॉमन एरर्स आते हैं वो पूरे ग्रामर के जितने आपके ग्रामर के सिलेबस हैं, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन, वॉइस, जो भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कॉमन एरर के सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस एक्सेट्रा, जिसमें इंग्लिश आती हो और कॉमन एरर्स ना आते हों, ठीक है। आपको अलग कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, नाउन का अलग चैप्टर कोई नहीं मिलेगा, प्रोनाउन का कोई अलग चैप्टर नहीं मिलेगा, वो कॉमन एरर्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एरर्स, जो इसका मतलब, ये कहने का मतलब हुआ कॉमन एरर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपके नियर अबाउट हर एक एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम में जो लोग दिए हों उनको पता होगा ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है या 5 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो किसी एक पार्ट में एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे किसी पार्ट में एरर है, मान लीजिए आपके पार्ट ए में एरर है, तो आपका जो है ये आपका पार्ट ए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। नहीं एरर है तो आपका पार्ट डी हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड है, कहीं कहीं 5 पार्ट में डिवाइड है, जैसे ये पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 पार्ट में डिवाइड है। ये नंबर 2 जो क्वेश्चन आपका है ये 5 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो इन सब में किसी एक पार्ट में एरर है, जो आपका एरर है वो आपका ऑप्शन होगा। जैसे मान लीजिए पार्ट ए में गलती है तो आपका ए है, नहीं है तो डी है, हर में यही करना है। देखिए एक नो एरर का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए इसे कंटिन्यू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आई प्रीफर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर्स टू ह्यूमन बींग्स, नो एरर। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा आपके लिए समय, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें इसको, ठीक है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि इंग्लिश जो होती है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक आप ग्रामर के दम पे इंग्लिश को आप हैंडल नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। हमेशा जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं कि हमेशा ग्रामर से रहे रूल आपने याद किया और उसको अप्लाई कर दिया, आपका सही हो गया। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग से भी काम चलाना पड़ता है। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर दोनों का कम्बिनेशन चाहिए, दोनों पे आपके स्ट्रांग होल्डिंग चाहिए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। अब समझिए, अगर मुझे ग्रामर की समझ है और मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा सी। ये पार्ट सी में आपके गलती है। अब कहाँ पे गलती है, अब जरा इसका मतलब समझने का प्रयास करें। ये कहना ये चाह रहा है, ये सेंटेंस आपको सेंस ये देना चाह रहा है, कह रहा है आई प्रीफर, मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। क्या पसंद करता हूँ, इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से क्या करना, इंटरेक्ट होना। इंटरेक्ट मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, इंटरेक्ट होना समझ रहे हो। मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना टू ह्यूमन बीइंग, मानव जाति से। अब जरा ये बताइए, अगर कंपेयर किया गया है, भाई 2 चीज़ हैं, एक है क्या कि इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर, ठीक है, और एक है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना और मानव जाति का कंपैरिजन सही है। ये कंपैरिजन सही नहीं है, प्रॉपर कंपैरिजन नहीं है। हमें प्रॉपर कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। जैसे आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहे हो, उसी तरीके से आपको ह्यूमन बीइंग से भी तो इंटरेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन इस सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट होने का सेंस कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो सेंटेंस इस समय है, अपने जो बेसिक फॉर्म में इस समय सेंटेंस जो लिखा हुआ ये कह रहा है, मैं कंप्यूटर से, आई प्रीफर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर, मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर मानव जाति से नहीं, सॉरी, कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना मानव जाति की अपेक्षा ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब मानव जाति से इंटरेक्ट होना ना, मतलब इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर और इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन बीइंग,
तब ना ये सेंटेंस सही होगा। तो आप इसको दो तरीके से सही कर सकते हो। नंबर 1 क्या तरीका इसका है सही करने का, या तो आप ये कर दो, आई प्रीफर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन बींग। यहाँ पे आप जो है कर लो INRACTING, इंटरेक्टिंग विथ कर लो, यहाँ पे इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन बींग कर लो। एक तरीका ये आपका हो गया सही करने का। सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड जो मेथड आपका है, सेकेंड मेथड आप कैसे सही कर सकते हो, आई प्रेफर इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर टू दैट विथ ह्यूमन बींग। ठीक है, दैट विथ ह्यूमन बींग। ठीक है, क्यों? क्योंकि दैट विथ इसलिए करोगे क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है, आई है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे दैट का। वही प्लूरल रहता तो क्या करते आप, प्लूरल रहता तो आप यहाँ पे दोज करते। आई के हिसाब से यहाँ सिंगुलर है, चूँकि मैं प्रीफर करता हूँ किससे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना, किसकी अपेक्षा, मानव जाति से, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, दैट विथ। यहाँ पे आप सेकेंड तरीका लिख सकते हो, दैट विथ कर दो, ये सेकेंड वे आपका हो गया। अब चाहे आप कर दो इंटरेक्टिंग विथ करके सही कर लो, चाहे दैट विथ करके सही कर लो, दोनों मेथड सही हैं। सब मिला के पार्ट सी में आपके गलती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ठीक है, नो एरर। इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो एरर है वो एरर पार्ट ए में है। पार्ट ए में क्या होगा, वाज की जगह यहाँ पे वर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? अब बहुत लोगों को डाउट ये होगा, आई के साथ तो वर यूज होता नहीं है, आई के साथ एम यूज हो सकता है या आई के साथ वाज यूज हो सकता है, वर तो यूज हो नहीं सकता है। ठीक है, एक चीज़ को आप इसको दिमाग में लॉक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का ये भी फेवरेट है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। जब भी क्या सेंटेंस में जब भी आपको प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिज़ायर, मतलब ऐसी इच्छा प्रेजेंट की जो पूरी न हो, ऐसी शर्त, ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, सिर्फ एक कल्पना हो प्रेजेंट की, अगर ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, अगर बी फॉर्म के किसी वर्ब का प्रयोग हो, बी फॉर्म का वर्ब मतलब जैसे बी फॉर्म का वर्ब होता है आपका इज, आर, एम, वाज, वर, अगर ये वर्ब का आपको यूज़ करना हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे चाहे वाज दिया रहे, चाहे इज दिया रहे, चाहे एम दिया रहे, चाहे कुछ भी यहाँ पे वर्ब दिया रहे, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। चाहे सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है आई, ये किसी भी नंबर और पर्सन का क्यों न हो, यहाँ पे चाहे आई रहे, चाहे यू रहे, चाहे ही रहे, चाहे दे रहे, चाहे वी रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब अगर आएगा तो वो वर्ब वर ही होगा, न कि इज, आर, एम, वाज, वेयर। आपको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिज़ायर थी। ठीक है, अब इसका सेंस को समझने का प्रयास करें आप। इसका सेंस ये कहना चाह रहा है, इफ़ आई वेयर यू, यदि आई वर यू, यदि मैं तुम होते, आई वर यू, यदि मैं तुम होते, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन, क्या होता, मैं कहा होता, किससे, चेयरमैन से मैं कहा होता, टू कीप हिज माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखने के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स is seriously ill and is in the intensive care unit, no error। थोड़ा समय आपके लिए इसको समझने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका एरर है वो इसमें एरर है ही नहीं। ठीक है, इसमें एरर है ही नहीं। ठीक है, अब ये मत समझिएगा, जरूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में एरर आएगा ही आएगा, हमेशा आप एरर मत ढूंढा करिए।
एरर हमेशा मत ढूंढिए, कभी कभी ऐसा होता है एरर नहीं होता है। यदि आप एरर नहीं होता है, वो क्वेश्चन आप सही कर लिए कि नो एरर कर दिए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कमांड है ग्रामर पे वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सिलेक्शन के भी बहुत करीब हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे बच्चे यही करते हैं कि एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं। नो एरर आता है तो भी एरर ढूंढना सही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नो एरर है। आइए डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला चीज़, जैसा कि हमने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया होगा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ जो नाउन आता है वो क्या होता है, वो प्लुरल होता है। अब यहाँ पे वन ऑफ आया हुआ है, वन ऑफ आया हुआ है तो इसके साथ जो नाउन आया प्लुरल है कि नहीं, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब इसके साथ मैंने ये भी बताया था जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। देखिए इज यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है, ये भी करेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो इज आया है ये भी देखिए सिंगुलर है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हुई कि इज आया किसके लिए है भाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका है, यहाँ पे ये वर्ब आपको ये भी पता होना चाहिए, या समझ लीजिए इसको कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए तो ये वर्ब आ गया। अब भाई ये वर्ब किसके लिए आया है, ये वर्ब किसके लिए आया है, अब इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरे दोस्तों में से कोई एक, क्या कह रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से कोई एक, मेरे मित्रों में से कोई एक है ना, एक की बात किया, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वन हो गया। और आपको यहाँ पे एक रूल और पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का। अब ऑफ यहाँ पे है, इसके बाद जो माय फ्रेंड्स है वो एज ए ऑब्जेक्टिव केस ट्रीट होगा, जो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपका वन हुआ, तो वन आपका सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये वर्ब आपका क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसके लिए आ गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सीरियसली, मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक क्या है, गंभीर रूप से क्या है, बीमार है। एंड इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, और कौन कहाँ है, कौन इंटेंसिव केयर यूनिट में है, मेरे फ्रेंड की, मेरे फ्रेंडों में से कोई एक, मेरे फ्रेंडों में से किसी एक की बात कर रहा है, वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है। इसका मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपका एक ही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वन से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि जो इज आया है ये वन के लिए ही आया है, सब्जेक्ट अलग नहीं है, सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए सब्जेक्ट को एक बार मेंशन कर दिया और बार बार उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए इसको आप अलग करिए, इसको डिवाइड करेंगे सेंटेंस को, कैसे लिख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सीरियसली इल, ठीक है, क्लियर। फिर लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही तो सेंटेंस आएगा, सेंटेंस आपका राइट हो गया फिर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कहीं पे एरर नहीं है, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, दिस वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हियर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन्स, ठीक है, नो एरर। अब यहाँ पे आप एरर्स ढूंढने का प्रयास करें, थोड़ा समय आपके लिए, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एरर ढूंढने के लिए पहली चीज़ आपको एक एक पार्ट में देखने का प्रयास करें, एक एक पार्ट को देखिए। पहली चीज़ है कि दिस वेजिटेबल्स, यहाँ पे जो कि वेजिटेबल से प्लूरल है उसके साथ दिस का प्लूरल दी जाया है, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब विच चूँकि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, और आर किसके लिए आया है, आपको पता होगा रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने से पहले अपने से पहले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। तो ये जो आर आया है ये वेजिटेबल्स के लिए आया है, ये भी सही है, ठीक है। आर ग्रोन बिल्कुल सही है, आर ग्रोन सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। हियर यहाँ पे आर वेजिटेबल्स के लिए कहा गया है, चीप इन कॉस्ट एंड रिच
ऑफ विटामिन्स। अब सेंटेंस कहाँ पे गलती है? देखने से पता चल रहा है आपका ये सेंटेंस जो है कहाँ पे गलती है? पार्ट सी। रीच ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीच इन होना चाहिए। रीच इन होना चाहिए। रीच इन का मतलब होता है हैविंग मच, मतलब अपने पास जो ज़्यादा रखता हो। अब जो ज़्यादा स्रोत होता है जिसका, उसको बोलते हैं हैविंग मच। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको समझने का प्रयास करें। सेंटेंस क्या कह रहा है आपका? दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर, ये सब्जियां विच आर ग्रोन, जो यहाँ उगाई जाती हैं, जो यहाँ उगाई जाती हैं, आर चीप, वो सस्ती हैं, इन कॉस्ट मतलब कीमत में, एंड रिच इन विटामिन्स, और क्या हैं? समृद्ध हैं। किसके? विटामिन्स में क्या है? विटामिन से भरी हुई हैं, मतलब विटामिन उनमें प्रचुर मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, अब समझने का देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रामर रटने से नहीं, कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग और आपकी रीडिंग काम करती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए अपना सब कुछ, जितना मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, वो सब मैं आपको देने का प्रयास करूँगा और दूंगा भी। ठीक है, लेकिन आप अपने तरफ से आप कम से कम रीडिंग, कम से कम 3-4 पेज इंग्लिश पर डे पढ़ा करिए, राइटिंग करिए, रीडिंग करिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए, और साथ साथ ग्रामर की ये सीरीज जो चल रही है उसको देखते रहिएगा, अपने से प्रयास करते रहिए। निसंदेह आपका जो है 4-5-6 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, जहाँ आप 100, 120, 30 करते होगे, वहाँ आप 160-70 CGL मेंस में आप जो है पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीच इन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। कुछ लोग क्या कर रहे, कुछ लोग, जैसे मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पार्ट बी में गलती है। यहाँ पे पार्ट बी में गलती है। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कि दीज वेजिटेबल्स विच ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है। अगर ये सेंटेंस रहता दीज वेजिटेबल्स विच ग्रो, ठीक है, तो भी सही होता। दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन, तो भी सही है। सेंस तो दोनों दे रहा है। अब ये सेंटेंस चूँकि पैसिव वॉइस में है, तो सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन, मतलब ये सब्जियां जो उगाई जाती हैं, जो उगाई जाती हैं, किसी के द्वारा उगाई जाती हैं, तो क्या सब्जियां उगाई नहीं जाती हैं? तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंस दे रहा है, सही है, कोई बात नहीं है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका रहता है दीज वेजिटेबल्स विच ग्रोन, ये सब्जियां जो यहाँ उगती हैं, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ग्रो हो जाता। तो जो सब्जियां उगती हैं, तो क्या दोनों सेंस नहीं दे रहा है? दोनों सेंटेंस सेंस दे रहा है। इसलिए चाहे जो है दीज वेजिटेबल्स विच ग्रो रहता तो भी सही है, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रो रहता तो भी सही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। कई जगह जो है इसके आंसर में, सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। कहीं कोई पार्ट डी में गलती कहा गया है, तो पार्ट सी में गलती कहा गया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस सही है। सिर्फ और सिर्फ गलती कहाँ है? रिच ऑफ नहीं होना चाहिए और रिच इन होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, नो एरर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग की सिर्फ रीडिंग अगर सही होगी तो आप लोग पढ़ोगे तो कुछ सेंटेंस में आपको अटपटा सा कुछ नहीं लग रहा है। अब कुछ लोगों ने कर दिया होगा, ग्रामर नहीं भी आ रही होगी तो पढ़ के जो है कर दिए होंगे उसको कि यहाँ पे इस पार्ट में गलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रीडिंग करिए, रीडिंग करिए, रीडिंग करिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो एरर है वो आपके पार्ट बी में है। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। द का प्रयोग क्यों नहीं होगा? आप समझिए, द का प्रयोग कब होता है? द का प्रयोग किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए होता है। इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। तो क्या यहाँ पे वाटर को डेफिनेट कहा गया है? सेंस को समझिए। सेंस ये कहना चाह रहा है वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए सेवरल ग्लास ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारे पानी की गिलास को जो है, मतलब बहुत सारे गिलास पानी हमें पीना चाहिए डेली, पर डे। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किसी वाटर की जो है डेफिनेट किया गया है? नहीं, किसी वाटर का मतलब हमें जो है क्या है, जो वाटर का सेंस है ना वो बहुत ही क्या है, व्यापक है, बहुत ही बड़े स्तर पे वाटर की बात कर रहा है कि इसका कोई क्षेत्र नहीं है, हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही एरिया क्या है उसका, वास्ट एरिया है वाटर का, मतलब आप पानी पीना चाहिए, ठीक है। कोई डेफिनेट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे रहता, जैसे हम लिखते हैं द वाटर ऑफ गंगा, तो बिल्कुल सही है। जैसे आप लिख दो द वाटर ऑफ द गंगा, सॉरी द गंगा, आप ये लिख दो द वाटर ऑफ द गंगा। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखो द वाटर गलती हो गया, यहाँ पे द वाटर ऑफ द गंगा बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गंगा के पानी की बात कर रहे हैं, ये वाटर जो है ना वो डेफिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी है, इसलिए यहाँ पे द वाटर एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे उस वाटर की बात किया जा रहा है वो डेफिनेट नहीं है, और जिस यहाँ पे उस वाटर की बात किया जा रहा है जिसका मीनिंग क्या है, बहुत ही व्यापक है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, whom do you plan to invite to your party besides Mr. सिन्हा and I, ठीक है, नो एरर, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं, दिख रहा है? हाँ, अब इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है आपका? यहाँ पे जो एरर है वो आपका पार्ट, एक मिनट, ये आपका पार्ट सी है, पार्ट से में एरर है। अब क्यों एरर है वही देखना है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए, ठीक है। क्या लॉक करना है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस का क्या होता है, यूज होता है किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। अब ज़रा आप समझिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बिसाइड्स है कि नहीं, बिसाइड्स है कि नहीं प्रीपोजिशन, यहाँ पे बिसाइड्स है, प्रीपोजिशन है। अब मिस्टर सिन्हा ये नाउन हो गया। अब आपको पता होगा नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, राम लव्स सीता, राम लव्स सीता, राम सीता से प्यार करता है। तो यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट हो गया और सीता को प्यार करता है चूँकि, तो सीता क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से कह लीजिए क्या, सीता लव्स राम, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट हो गई और राम ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या फॉर्म में अंतर हुआ? नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन का जो होता है, नाउन का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है एक ही होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन बट प्रोनाउन का तो होता है, प्रोनाउन का होता है। अब आई, तो आई किसका है? आई, जैसे आई आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। मी होगा कि नहीं, आई का मी होता है, ठीक है। जैसे आपका ही का क्या होता है, ही का, जैसे ही का हीम होता है, सी का हर होता है, ठीक है। उसी तरीके से आई का क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। तो यहाँ पे आप आई की जगह क्या कर दो, मी कर दो। आई के जगह मी कर दोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। चूँकि ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, यस, ITION, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो नाउन का कोई चक्कर नहीं है। प्रोनाउन चूँकि आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, ये आपका सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बिसाइड्स और बिसाइड, एक प्रॉब्लम आती है आपके यहाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, आपको डाउट ना हो, डाउट क्रिएट ना हो। BESIDE बिसाइड और BESIDES बिसाइड्स, दोनों में अंतर समझिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। अब इसका बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, दोनों का मतलब समझिए। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त,
और बिसाइड का मतलब के बगल में। ठीक है, अब इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। whom do you plan to invite to your party besides मिस्टर सिन्हा एंड आई। ठीक है, तुम्हारा किसको बुलाने का प्लान है, तुम्हारा किसको बुलाने का, किसको आमंत्रित करने का, अपनी पार्टी में आमंत्रित करने का प्लान है, किसके अलावा, मिस्टर सिन्हा और मेरे अलावा। मतलब मेरे और मिस्टर सिन्हा के अलावा तुम्हें किसको अपनी पार्टी में बुलाने का प्लान है। ये सेंटेंस आपका ये सेंस देना चाहता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट सामने आया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ये भी एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है, एकदम फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल फिर स्पॉटिंग एरर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। कल फिर मिलते हैं। डेली आपको मैं इतना कराऊंगा स्पॉटिंग कॉमन एरर्स, जब तक कि आपकी पकड़ जो है इस पर मजबूत न हो जाए और मुझे खुद संतुष्टि न मिल जाए कि अब आप क्या हैं, अब आप परफेक्ट हो चले हैं, लगभग ग्रामर के सारे रूल कवर हो चुके हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, कंप्रीहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट, आपका पेपर सॉल्व्ड, इन सब पे काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्टडी करिए, पढ़िए। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।